हेलो फ्रेंड्स, देखिए हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम आपको कुछ सिंथेसिस का पार्ट बता दिए थे। कैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं, उसमें कुछ कंपाउंड का सिंथेसिस बताए थे बेसिकली, और कुछ बचा हुआ है तो वो सिंथेसिस हम आपको आगे बताएंगे। पहले अब हम लोग बीच में एक पार्ट डिस्कस करेंगे जो मैकेनिस्टिक पार्ट हमारा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आता है। तो जैसे हम आपको पीछे इंट्रोडक्शन में लिखाए थे, जहाँ हम हेट्रोसाइक्लिक का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वहाँ हम आपको ये बताए थे कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में एक पूरा मैकेनिज्म का पोर्शन आता है। उस मैकेनिज्म वाले पोर्शन में आपको क्या क्या देखना है, उसमें आपको ये देखना है कि कैसे आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी हैं उसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग दीजिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में कौन कौन सा मैकेनिज्म इसमें आ जाएगा? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड in aromatic heterocyclic compound, aromatic heterocyclic compound। ठीक, तो इसमें एक दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पार्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप इसमें फ्री रेडिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी देख सकते हैं। तो लिखिए तीसरा एरोमेटिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और चौथा पार्ट हो जाएगा इसमें आपका मिसलिनियस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो और क्या क्या है। अब ये एक पार्ट हो गया मैकेनिज्म का, इसी में हम लोग आगे फिर जब बढ़ेंगे तो एसिडिटी, बेसिसिटी और इन सब वाले पार्ट्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम आपको कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस और ये सब भी बताएंगे इसमें, बट मेन हमारा मैकेनिज्म वाला पार्ट रहेगा इसमें। अब इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जब हम बात करते हैं तो इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जब हम बात करते हैं तो उसमें भी दो थ्योरी आती है। एक आपका विलेंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ जाएगा, और दूसरा इसमें आपका आ जाएगा एराइन मैकेनिज्म। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें दो पार्ट आ जाएगा आपका। एक तो आपका एराइन मैकेनिज्म, और दूसरा आपका आ जाएगा विलेंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। इसको शुरू करने से पहले एक बात बताइएगा, थोड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो अगर हम इसके एसिडिटी को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइएगा। आराम से बताइए, देख लीजिए जहाँ से हो, फिर बताइएगा आप हमको।
अब देखिए इसमें आप पहला हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in aromatic heterocyclic ring, in aromatic heterocyclic ring। देखिए हम आपको इसमें पहले एक चार्ट बना के बताते हैं कि कैसे होता है। अगर हम बात करें एरोमेटिक रिंग की, एक्चुअली हम यहां पर दोनों की बात करेंगे, एक तो हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग जो एरोमेटिक रिंग होंगी उसकी भी बात करेंगे और दूसरा हम उसका भी बात करेंगे जो कि सिंपल रिंग होगी आपकी। तो अगर हम रिंग की बात करें एरोमेटिक रिंग की, देखिएगा एरोमेटिक रिंग, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे यहां पे, ठीक है। एक हम कहेंगे सिंपल एरोमेटिक रिंग, एक आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और दूसरा हो जाएगा आपका सिंपल रिंग या सिंपल एरोमेटिक रिंग, ठीक है। दो कैटेगरी हो गई। अब क्या क्या हो सकता है संभावना, अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो या सिंपल एरोमेटिक रिंग हो, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग पे, इफ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग लिख लीजिए आप, या फिर आप इसमें रिंग लिख लीजिए, रिंग, क्योंकि दूसरा हमारा सिंपल वाला भी है, तो सीधा हम क्या लिखे, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन रिंग। और तो क्या होगा, तो उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर उसके बाद मतलब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफ एनी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट, then nucleophilic substitution reaction occur, ठीक। अब ये सेम चीज यहां भी हो सकता है, ये जो लिविंग ग्रुप वाली बात है ये तो सिंपल के केस में भी हो सकती है, सिंपल एरोमेटिक रिंग में भी अगर हम लिविंग ग्रुप प्रेजेंट रखें तो उसके केस में भी अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो वहां पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप बेसिक का वीडियो देखे होंगे जहां हम जीओसी एडवांस और रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो आपको यहां पर यह चीज क्लैरिटी मिल रही होगी कि हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग और सिंपल रिंग में दूसरी बात पे हम आते हैं। अब है कि अगर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो, क्या हो, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको भी लीजिए, ठीक है, और दूसरे को भी लीजिए, मतलब सिंपल वाले को भी इधर से घुमा के लाते हैं, ठीक है। इस दोनों केस में इफ एनी एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज प्रेजेंट, if any active electrophile is present such as
सच एज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन हो सकता है, इमीनियम साल्ट हो सकता है, और आप कोई कैटायन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सच एज कार्बोकेटायन, इमीनियम साल्ट, या कैटायन, एटसेट्रा। अगर ऐसा कंडीशन बनता है दोनों के केस में, हेटेरोसाइक्लिक के केस में भी और सिंपल एरोमेटिक रिंग के केस में भी, तो उस स्थिति में जो रिएक्शन परफॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है, पहले तो हम ये बता देते हैं आपको कि इस केस में होता क्या है। तो 10 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अकर, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम आपको बता दिए कि कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां पर। एक्चुअली होता क्या है इस वाले केस में, वो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना हेटेरोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। हम आपको पीछे बता चुके हैं, इस पूरे को नटसेल में अगर आप जानना चाहें तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जब हम कहीं पर बात करते हैं किसी एक्टिवेटेड ग्रुप की, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल हो, वो इलेक्ट्रोफाइल हो, कोई भी हो सकता है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा एक्टिवेटेड, तो उस केस में जो रिएक्शन होगी उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल एक्टिवेटेड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का जो नाम है वो एक्टिवेटेड ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात हो गई। अब देखिए इसमें एक चीज और हम आपको बताते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं एक बात और। क्या है कि देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक चार्ट और हम आपको बना देते हैं। अगर किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग पे न्यूक्लियोफाइल हो या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल टाइप का बीच में बन रहा हो तो क्या होगा, देखिए। देखिए क्या है कि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग heterocyclic aromatic ring having न्यूक्लियोफाइल, और या तो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो या फिर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में बन रहा हो, फॉर्म्ड इन रिएक्शन, ठीक है। ये एक बात हो गया। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात है कि सिंपल एरोमेटिक रिंग जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल हो, सिंपल एरोमेटिक रिंग विथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। दो चीजें, इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको कोई नॉन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल, क्या नॉन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल और रिएजेंट को अच्छा लिविंग ग्रुप के साथ दिया हुआ हो, ये देखो
नॉन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक reagent present with living group. Non activated electrophilic reagent present with living group, क्या ले सकते हैं आप इसमें? RX ले लो, आप इसमें ArCl ले सकते हैं, या इस तरह का कोई भी ले सकते हैं आप। ArCH2X ले लो, उसके साथ बेस ले लो, इसके साथ बेस ले लो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। rather than electrophilic substitution reaction। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर के वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इसी तरह से दूसरे केस में क्या होता है कि अगर एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज प्रेजेंट देन, तब क्या होगा, उस केस में आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। देन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अकर। ठीक है, तो ये बात हो गई मैकेनिज्म की। अभी और मैकेनिज्म में हम आपको बातें बताएंगे, बट ये एक नट सेल की बात हम आपको बता दिए मैकेनिज्म का। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने का कोशिश कीजिएगा आप। इसमें बस आप ये पता कीजिएगा कि कौन सा, मतलब इस क्वेश्चन में जो चीज आपको बतानी है वो ये बताना है कि कौन सा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, कहां पे एक्टिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कहां पर आपका मतलब कौन सा पार्ट एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा एक्टिव न्यूक्लियोफाइल है, किस टाइप का मैकेनिज्म होगा इसमें, और करके देखिएगा इसको। और जहां तक अगर किसी को एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल समझने में दिक्कत हो रही हो तो वो थोड़ा बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी वाले पार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये यहां पर मैनिच इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्या करेगा? मैनिच इलेक्ट्रोफाइल। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट को अगर आप देखें तो इस वाले केस में क्या है कि आपका जो बेस दे रखा है वो हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा और इसका अटैक CH2 पे होके I को बाहर करेगा। तो ऐसा क्यों होगा वो आपको समझ आ जाएगा आगे, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। कुछ और बात हम आपको बताते हैं। आगे क्या है कि आप लोग नाइट्रेशन के बारे में बहुत पढ़े होंगे पहले, तो हम नाइट्रेशन से ही कुछ चीजें शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम पिरिडीन की बात करें, पिरिडीन की अगर हम बात करें, यही आपका पिरिडीन, और इस पे आप नाइट्रेशन के लिए लगा दीजिए H2SO4 और HNO3, यही लगाते हैं। और टेम्परेचर कंडीशन यहां पर दे दीजिए, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, लिख लो ये भी। और टेम्परेचर कंडीशन 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ले लो।
अब देखो दूसरा एक और चीज ले लो, ये तो आपका हो गया क्या, पिरिडीन। एक पिरिडीन एनॉक्साइड ले लो, इसको ले लो। ठीक है, ये O माइनस, और इस पे भी सेम चीजें लगा दो, H2SO4 HNO3। ठीक है, और क्या करो, H2SO4 HNO3, और इसमें क्या है कि टेम्परेचर कंडीशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस केस में टेम्परेचर कंडीशन का कोई नीड नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे। इसमें एक और चीज ले लो, CH2N2 लगा दो, CH2N2। ठीक है, इसमें CH2N2 लगा दो, और एक और चीज आप इसमें लगा सकते हैं, AC2O लगा दो। ठीक, ये लगा दो। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। हम आपको पहले ये रिएक्शन जो आप पढ़ चुके हैं वही बताएंगे, मैकेनिज्म की बात हम आगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें आपको दिखाते हैं। देखिए H2SO4 और HNO3 को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केस में जो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2, ये हमारा यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है और रिंग दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन किस तरह का होगा। इट मींस कि ये रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सेम केस यहां पर, इसमें भी क्या है, NO2 आपका एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन एक बात यहां पर समझने लायक है कि पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि मतलब क्यों नहीं होता है, इसका रीजन हम आपको आगे मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम बताएंगे आपको। अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा है तो करवाएं कैसे, जब हम कंडीशन ले लिए तो करवाना तो पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिए। और जब हम हीट करते हैं तो बहुत कम यील्ड के साथ हमारा मिलता है प्रोडक्ट। उसका कारण क्या है, उसका कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली। अगर आप नॉर्मल कारण पे जाएं, इस दोनों में फर्क क्या आ रहा है, अगर आप इस दोनों में अंतर करें, पिरिडीन और पिरिडीन एनॉक्साइड में, तो क्या अंतर आ रहा है, यही वाला एक ग्रुप तो एक्स्ट्रा आके यहां पर जुड़ गया है पिरिडीन में। तो इस वाले ग्रुप के जुड़ने से इसका जो मतलब रेजोनेंस बन रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कुछ और हो रही है, इसके रिंग के ऊपर, और इसके रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ और हो रही है। इसके रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अलाउ नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें एन ऑक्साइड में ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इस तरह से जाता है कि उसके नेगेटिव चार्ज के जाने की वजह से आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है उसके लिए जो सेंटर जनरेट होता है, आपका ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर हो जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर होगा तो आराम से आपका NO2 का अटैक होके कर लेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो कि अपने रेजोनेंस से उसके सेंटर को इलेक्ट्रॉनिकली रिच बना सके। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं होता है। लेकिन चूंकि हमको करवाना है, टेम्परेचर हाई कर दिए, तो ऑर्थो और पैरा पर तो कोई रिच होगा नहीं सेंटर। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं, लेकिन ये अपना इफेक्ट कैसा डालेगा, नाइट्रोजन अपना इफेक्ट कैसा, विड्रॉइंग का डालेगा। इसलिए हम इसमें इस पोजीशन पे मतलब
मेटा पोजीशन कह सकते हैं आप इसको, अगर ऑर्थो पैरा की तरह ले, मतलब इस दोनों पे ना हो के इस पे और इस पे ना हो करके इसके ऊपर हो जाता है रिएक्शन। लेकिन इसका यील्ड बहुत कम आता है, बहुत लो यील्ड का ये रिएक्शन होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। NO2 ये बन तो गया, आप इसको बना तो लिए, C3 कार्बन पे भी बन गया, लेकिन वेरी लो यील्ड। कारण आप समझ गए होंगे, अगर आपको रेजोनेंस पता होगा तो आप करवा के देख सकते हैं, बहुत इजी है। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हम आपको बता ही दिए कि अगर आप ऑक्सीजन के लोन पेयर का देखें, रेजोनेंस करवाएं, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिलेगा वो यहां पर और यहां पर, आप रेजोनेंस घुमा कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच जो होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। तो बना लीजिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। एक तो आपका ऐसे कर लीजिए, इसमें क्या करो, ठीक है, NO2, ठीक है। और दूसरा जो आपका लगेगा वो, ये सब चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम कोई आपको नई बात नहीं बता रहे हैं, ठीक है। O- और दिस, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, NO2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रेशन कर दिए हम एनॉक्साइड का। अब क्या है, अब आपको जो ग्रुप दे रखा है उसमें करवा के देखिए। यहां पर आपको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ था, ये क्या था, NO2 प्लस जो यहां पर आएगा, दिस इज एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इस दोनों केस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, ये नॉन एक्टिवेटेड है, ये वाला तो पूरा नॉन एक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए Ac2O का, CO CH3, CO CH3, ठीक है। ये आपका Ac2O हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। अब क्या होता है इस केस में, ये जो O- है ना, इसका अटैक हो जाता है यहां पे CO पे, और इसका अटैक होने से क्या होता है कि ये इधर आएगा आपका, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इसके इधर जाने से फिर से क्या होता है, ये रिंग पे अटैक ही नहीं कर पाता है। Ac2O का जो अटैक है वो रिंग के ऊपर हो ही नहीं पाता है, और रिंग के ऊपर अटैक ना हो करके ये ऑक्सीजन से ही जाकर जुड़ जाता है। तो इसका जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बन के आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये हो गया आपका, और OCOCH3, OCOMe, ठीक है। तो इस केस में आपका ये आ गया। और अगर आप इसकी बात करें तो इस केस में भी क्या होगा, ये जो O- है इसका CH2 पे अटैक होगा, क्योंकि कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल आपको नहीं पता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल पता नहीं है तो फिर क्या होगा, ये इधर आएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए
ये देखो O और यहाँ CH2N और दिस N माइनस। ठीक है, अब अगर आप इसका न्यूट्रलाइजेशन करवा दें, आगे न्यूट्रलाइजेशन, तो ये इधर आएगा और ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये OMe हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब इसको बताने का मेरा पर्पस क्या था? सबसे पहली बात, ये हम कोई आपको नई बात नहीं बताए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये वाला पोर्शन तो आप किए ही होंगे पहले, ये वाला हम आपको नया बताए होंगे। इसको बताने का मेन पर्पस हमारा आपको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल और नॉन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल को बताना था कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तब तो हमारा इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, तो जिसको आप कह सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर किसी केस में जहां पर जैसे इस दोनों की बात आई, यहां पर ना तो कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और ना ही ऐसा कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है जो कि रिएक्शन के बीच में बन रहा है, उस दोनों केस में जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, वो कोई और रिएक्शन परफॉर्म होगा। बात समझ रहे हैं आप? बस इसको ध्यान में रखिएगा। हम आपको यह भी बता दिए कि दोनों में कहां कहां पर मतलब जब यहां पर नाइट्रोजन मतलब NO2 लग रहा है और इस यहां पर NO2 लग रहा है, तो इस केस में दोनों जगह पर NO2 क्यों लग रहा है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन की अभी पीछे वाले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इस सब में भी आप यही देखिएगा कि किसमें एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, किसमें एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन सा। अब जैसे इस दोनों क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड को देखिए, अगर आप थर्ड को देखें सेकंड को देखें तो आपको बेस दे रखा है, KH दे रखा है। KH दे रखा है तो वो कहां से प्रोटॉन रिमूव करेगा और उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो दूसरी रिएक्शन होगी, और SnCl4 क्या करेगा, वो दूसरी रिएक्शन होगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि SnCl4 यहां पर कार्बोकेटायन बना देता है, और जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो कार्बोकेटायन जब अटैक करेगा तो उस केस में जो रिएक्शन होगा वो अलग होगा। और यहां पर ये नाइट्रोजन से अगर KH हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो बनेगा और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। मतलब कार्बोकेटायन यहां से होने वाला अटैक अगर इसमें इससे अटैक होता है तो कार्बोकेटायन से अटैक होगा, और अगर कार्बोकेटायन से अटैक हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर हम यहां पर नाइट्रोजन से अटैक करवाएं, नाइट्रोजन के लोन पेयर से या नाइट्रोजन के चार्ज से, तो उस केस में जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ छोटी सी बात को लेके दोनों रिएक्शन का पैटर्न ही चेंज हो गया बिल्कुल। इस वाले केस में हम आपको बता ही दिए हैं कि मैनिच इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और मैनिच इलेक्ट्रोफाइल बन के आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। इस वाले में क्या होगा इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बता ही दिए कि LDA जो है, कुछ लोगों को क्या डाउट होगा कि LDA ना पहले यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहां से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये LDA यहां पर आके और आराम से अटैक करवा देंगे। क्या कि नाइट्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और इक्वेशन भी बैठ रहा है कि नाइट्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट से यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा, तो हम यहां से अटैक करवा सकते हैं। ये जबरदस्ती का अटैक है, ये अटैक नहीं होगा। यहां पर आराम से LDA इसका निकालेगा हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन निकाल के यहां पर अटैक करके और बॉन्ड को फॉर्म करेगा। और ये जो यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा और वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। तो ये हम थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दिए मैकेनिज्म का कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेटेरोसाइक्लिक रिंग में किया जाता है। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म में आगे बढ़ेंगे और अलग अलग थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए।